हो गया मैडम। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपने वो रिवाइज किया होगा। आपने इनकम टैक्स की बुक जो आपकी 3rd सेमेस्टर में थी वो आपने डाउनलोड कर ली होगी। उसमें से कुछ टॉपिक्स आपने रिवाइज करे होंगे। सिलेबस सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया है? क्या सबके पास सिलेबस है अवेलेबल? गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल नो कि हमें सिलेबस को कहाँ से डाउनलोड करना है। इट इज अवेलेबल ऑन द SOL वेबसाइट। और बुक्स भी हमें SOL वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। इनकम टैक्स बुक ऑफ BCom program semester 3 is useful for us, so we can download it from the SOL website. जब तक हमारी अपनी टैक्स पर्सनल टैक्स की बुक नहीं आती है, we can study from the income tax book. So I'll just wait for 1 minute or 30 seconds, then we'll begin the session. I hope my presentation is visible to you all. अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिलेबस डाउनलोड करना नहीं आता है तो यू कैन जस्ट कमेंट। गुड मॉर्निंग शशांक। Okay, so let's just start the class. Today is our 4th class of personal tax planning. I hope आपने last 3 classes जो attend करी होंगी. We have discussed many basic concepts जिनके बिना personal tax को समझना is not easy. ठीक है, हमने person की definition के बारे में discuss किया था जिसमें 7 categories होती हैं. Good morning कुसुम. Person में 7 categories होती थी, है ना? Individual, then we had HUF, उसके बाद क्या था हमारा AOP, BOI, कंपनी, फर्म, AJP। गुड मॉर्निंग दीपांशु। उसके बाद हमने टैक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट। सो हमने ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस कर लिया है। देन वी मूव्ड टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ इंडिविजुअल। उसके बाद हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF भी डिस्कस किया, कंपनी का भी डिस्कस किया, है ना, फर्म का डिस्कस किया। सो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में नॉलेज ले ली है। ठीक है, इंडिविजुअल के केस में 2 कंडीशंस होती हैं, है ना, बेसिक वाली और एडिशनल वाली। बेसिक वाली आपको रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बनाती हैं और एडिशनल वाली आपको ROR और RNOR बनाती हैं, राइट? गुड मॉर्निंग अक्षय। गुड मॉर्निंग पायल। सो आज हम डिस्कस करेंगे उससे आगे। इसके बाद हमने कुछ टैक्स स्लैब्स के बारे में भी डिस्कस किया था। कुछ टैक्स स्लैब्स जो थे ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए थे जो कि 60 इयर्स से नीचे के थे। कुछ टैक्स स्लैब्स ऐसे थे जो कि 60 to 80 ईयर वाले इंडिविजुअल के लिए थे, जो कि हमें सीनियर सिटीजन जिनको हम कहते हैं। उसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन्स कौन होते थे? जो 80 इयर्स एंड अबव होते थे, उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट डिफरेंट थी, राइट? गुड मॉर्निंग सिमरन। सो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। Our today's topic is about agricultural income. So we are targeting to discuss all these topics. I hope you can see them. Agricultural income, we have different heads of income जो आपने income tax में पढ़ा होगा. Then the first head of income, that is income from salary. So we are targeting these topics today. Let's begin. So ये कुछ हमने पॉइंट्स जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि हाउ यू कैन प्लान योर टैक्स अकॉर्डिंग
टू द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक है, ये पॉइंट्स आई होप आपने लास्ट क्लास में इन पे ध्यान दिया होगा। देन वी डिस्कस टैक्स इंसिडेंट्स, फिर हमने स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल डिस्कस किए थे, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इंडिविजुअल्स बिलो 60 years and 60 to 80 years and 80 years and above. Then we discussed about the new tax regime. ये जो है हमारी गवर्नमेंट एक नई टैक्स regime लेके आई है, जिसके अंडर हमारे टैक्स रेट्स थोड़े से डिफरेंट हैं, और ये सारे टाइप के इंडिविजुअल्स पे लगते हैं, चाहे वो 60 to 80 years में फॉल करता हो, या 80 years and above में फॉल करता हो, या फिर वो 60 years and below में फॉल करता हो। ठीक है, ये न्यू टैक्स रिजीम कोई भी यूज कर सकता है, एंड इन रियलिटी देयर इज अ ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल्स टू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजीम और द ओल्ड टैक्स रिजीम। आपको गवर्नमेंट ऑप्शन देती है कि आप दोनों में से एक कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, so let's come to today's topic, that is agricultural income. So नाम से हमें समझ आ रहा है what is this agricultural income, जो कि agricultural activities से हम लोग earn कर रहे हैं, that is agricultural income, right? So agricultural income means any rent or revenue derived from land which is situated in India and is used for agricultural purposes. ठीक है, so इसमें आपको जो ध्यान रखना है that is कि आप लोग क्या derive कर रहे हो, any rent, okay, और revenue. रेंट कैसे डिराइव करोगे? इफ यू हैव एग्रीकल्चरल लैंड और उस पे आप खुद काम नहीं करना चाहते हो, ठीक है, और आपके पास कुछ छोटे वाले जो फार्मर्स होते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि हम खेती करना चाहते हैं, हम अपने लिए अनाज उगाना चाहते हैं, तो क्या हम आपकी ज़मीन किराए पे ले सकते हैं, उस पर हम काम कर लें? तो आपने कहा ठीक है, आप मुझे 500 रुपीज़ रेंट दे देना पर मंथ। ठीक है, सो ये जो आपका 500 रुपीज़ आपने छोटे फार्मर से कमाया, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने आपको रेंट के रूप में दिया, उन्होंने आपकी ज़मीन पे काम करना था, तो उसके बदले आपने उनसे रेंट लिया। ठीक है, और वो काम क्या कर रहे थे? वो एग्रीकल्चरल काम कर रहे थे, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज एनी रेंट और रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? आपने अपनी फसल को बेचा, पैसे कमाए, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, आपने फसल उगाई थी, उसको आप मार्केट में लेके गए, आपने उसको सेल किया, आपने पैसे अर्न करे, दैट इज रेवेन्यू। सो एनी रेंट और रेवेन्यू, ठीक है, कहाँ से हम लोग डिराइव कर रहे हैं? लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। सो दिस एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया के बाहर से आप जो है एग्रीकल्चर इनकम के लिए अपनी हमारी गवर्नमेंट को बोल रहे हो, नो, दिस लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर आप कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, आपने बड़ी बड़ी अपनी कंपनीज खोल ली, सो दैट वुड नॉट बी एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी? एनी रेंट और रेवेन्यू विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, एंड इस लैंड पे कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सो जो इस पे काम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होना चाहिए, वरना जो हम इनकम अर्न करेंगे उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, इनकम अट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। सो आपने सुना होगा एक फार्म हाउस होता है, फार्म हाउस ये दूसरा फार्म हाउस है जहाँ पर हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जो है स्टोर करते हैं। ठीक है, ये हमारे खेतों के आसपास होता है और इसमें हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखते हैं, प्रोसेस करते हैं। सो इस फार्म हाउस से जो भी इनकम अगर कोई डिराइव होती है वो भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फार्म हाउस से अगर कोई इनकम डिराइव हो रही है, ठीक है, जो फार्म हाउस एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है, वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम के अंडर आएगा। ठीक है, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज under section 10 subsection 1 agricultural income is exempt from tax. So if you are earning agricultural income, ठीक है, तो उसको क्या माना जाता है? It is exempt from tax. So the central government cannot charge tax on agricultural income from you. ठीक है, तो ये सेक्शन याद रखना, section 10 subsection 1. Okay. Then features of agricultural income. फीचर्स क्या है इसके? फर्स्ट, लैंड मस्ट बी सिचुएटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, राइट? सेकेंड, इनकम डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, दैट इज रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट
एंड सेल फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन कैश और काइंड। सो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हम इनकम है वो हम कैसे अर्न कर सकते हैं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट एंड इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, राइट। रेंट हमें कौन देगा, छोटा फार्मर, टेनेंट हमारा, ठीक है। सो दैट इज रेंट रिसीव्ड। और रेवेन्यू कैसे आएगा, व्हेन वी सेल आवर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द मार्केट, ओके। Land should be used for agricultural operations such as plowing, sowing, harvesting, irrigating, weeding, plantation, spraying pesticides. So all these processes are related to agriculture. I hope you know the meaning of these all. Irrigation होता है, simple सी terms है। Plowing करते हैं हम लोग, फिर सोइंग करते हैं। सोइंग क्या होता है, सीड डालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वीडिंग करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को जो है निकालते हैं, प्लांटेशन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, राइट। इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस यूज फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो अभी हमने ये पीछे डिस्कस कर लिया है कि अगर फार्म हाउस से कोई इनकम होती है जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो रही है, तो दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड अ एग्रीकल्चरल इनकम। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एग्रीकल्चरल इनकम के। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज। तो हमने क्या किया, कुछ ट्रीज को रीप्लांट किया, उससे अगर हमें कोई इनकम हुई तो दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स। अब हमारे पास कुछ बीज थे, बीजों को हमने बेचा, उससे जो हमने पैसे कमाए, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, ये हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। अगर हम फ्लावर्स उगा रहे हैं या क्रीपर्स की खेती कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म engaged in agricultural produce और activities। अब एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स तो होते हैं पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनरशिप फर्म में भी आपको क्या है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाली फर्म है, आप पार्टनरशिप करके कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हो आप, ठीक है, और वहां से आपको कोई प्रॉफिट होता है, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है। Interest on capital that a partner from a firm engaged in agricultural operation receives. Now you are a partner in this firm जो कि agricultural practices का काम कर रही है, ठीक है। अब partners जो भी अपना कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, उसके ऊपर उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ये हमने 12th क्लास में पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट में कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है अगर आप पार्टनर हो। तो अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है क्योंकि आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नाउ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी होती है हमारी, उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने लिए हैं। आई होप एग्रीकल्चर इनकम आपको क्लियर होगा। सिमरन इज सेइंग कि एक और बार समझा दो। Simran, this is agriculture income. Any rent or revenue derived from land which is situated in India and is used for agricultural purposes. ठीक है, कोई रेंट हम लोग जो है अपने छोटे फार्मर जो है हमारे पास जैसे आए थे हमारी लैंड मांगने के लिए कि हम खेती करना चाहते हैं, हम आपको किराया दे देंगे। तो अगर हमने उनको लैंड किराए पे दे दी है तो वो किराए का पैसा जो हमें मिल रहा है वो हमारे लिए क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। अगर हम अपने प्लांट्स जो है यानी कि जो हमने अपनी खेती करी थी, जो हमने क्रॉप्स उगाए थे, उनको हम सेल करके जो पैसे कमा रहे हैं, दैट इज रेवेन्यू फॉर अस, ठीक है। हम कौन से लैंड पे काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, और इस लैंड के ऊपर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करके पैसे कमा रहे हैं, सो दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है।
तो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है? अब कुछ लोग क्या होते हैं उनको इन चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है. सो प्लीज रिमेंबर, अगर आपको क्वेश्चन में नॉन एग्रीकल्चर इनकम में से कोई भी चीज दी गई है, सो दैट इज नॉट एग्जाम्ड. ठीक है, इन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. एग्रीकल्चर इनकम अभी हमने पीछे डिस्कस किया, उसमें कौन कौन सी चीजें थी. ठीक है, अब हम डिस्कस करें नॉन एग्रीकल्चर इनकम. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें ये वाली जो है आपको लिखा गया है कि आपने इस चीज से जो है इनकम डिराइव की है, इनकम अर्न करी है इन प्रैक्टिसेस से, तो ये है नॉन एग्रीकल्चर इनकम. ठीक है, इन पे टैक्स लगेगा. दीज आर नॉट एग्जेम्प्ट. सो फर्स्ट है हमारी इनकम फ्रॉम अ पोल्ट्री फार्म. ठीक है, पोल्ट्री फार्म क्या होता है? जहां पर हम लोग एग्स, हेन्स, इन सबको जो है पालते हैं. ठीक है, इनका जो प्रोड्यूसर उसको बेचते हैं. सो दैट इज अ पोल्ट्री फार्म. अगर पोल्ट्री फार्म से आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो, सो दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम. इनकम फ्रॉम बी हाइविंग. ठीक है, बी हाइविंग से अगर आप कोई इनकम डिराइव कर रहे हो तो वो भी क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम है. ठीक है, एनी डिविडेंड दैट अ ऑर्गेनाइजेशन पेज फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चरल इनकम. कोई आपने डिविडेंड जो है पे किया, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम में से, तो वो अब डिविडेंड हो गया, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं रही. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज. अब कुछ पेड़ थे जो पहले से ही उगे हुए थे, आपने तो नहीं उगाए, ठीक है, उनको आपने बेच दिया, तो ये इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि इसमें आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं करी है. ठीक है, ये ऑलरेडी उगे हुए पेड़ थे, आपने उन्हीं को सेल कर दिया. इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो नॉट एग्रीकल्चर इनकम. इनकम फ्रॉम salt produced after land has flooded with sea water. अब salt जो था खुद ही प्रोड्यूस हो गया. आपने देखा होगा salt कहाँ से प्रोड्यूस होता है? नदी के किनारे आके, है ना. तो क्या होता है कि जैसे कि वो पानी जो है वॉश ऑफ हो गया, तो वहां पे सॉल्ट जो है रह गया. ठीक है, आपने उस सॉल्ट को उठाया और आपने सेल कर दिया. सो दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि उसमें आपने कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करी. ठीक है, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस. माइंस से कोई इनकम डिराइव कर रहे हैं, दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम. इनकम फ्रॉम बटर. ठीक है, बटर एंड चीज मेकिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है. रिसिप्ट फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन फार्म हाउस. नाउ इफ देयर इज अ शूटिंग गोइंग ऑन इन योर फार्म हाउस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर फार्म हाउस है हमारे पास, वहाँ पे कोई लोग जो है शूटिंग करने के लिए आए अपने टीवी सीरियल की, तो उन्होंने जो आपको पैसे दिए उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो था पर्पस एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना नहीं था. यहाँ पे तो कमर्शियल पर्पस है, ये लोग अपने टीवी सीरियल की शूटिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो इनकम आएगी दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कम्स हियर, विच इज कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसमें जो हम इनकम जो है अर्न करते हैं, उसमें से पार्टली जो है एग्रीकल्चर इनकम होती है और पार्टली जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है. ठीक है, ऐसे क्रॉप्स में आपको 3 क्रॉप्स जो है इन पे ध्यान देना है. फर्स्ट वन इज टी, सेकेंड वन इज कॉफी, थर्ड वन इज रबर. ठीक है, इसमें कुछ परसेंटेजेस होती हैं जो कि आपको याद रखनी होती हैं. Now, income from sale of tea grown or manufactured in India. If you are growing or manufacturing tea in India, ठीक है, तो इसमें आपकी 60% ऑफ इनकम इज एग्रीकल्चरल इनकम. ठीक है, यानी आप जो इनकम कमाओगे ऐसे टी को ग्रो और मैन्युफैक्चर करके, ठीक है, जिससे आपने 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, तो इसमें से आपकी 60% दैट इज 60,000 को गवर्नमेंट हमारी मान लेगी कि ये क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है. एंड वी ऑल नो कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमारा 60,000 जो एग्रीकल्चर इनकम थी वो हमारे टैक्स से एग्जेम्प्ट हो गई. ठीक है, क्लियर हो रहा है? जब आप टी ग्रो या मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, उसमें से जो इनकम आप अर्न करते हो दैट इज 60% ऑफ इट इज एग्रीकल्चरल एंड 40% इज नॉन एग्रीकल्चरल. ओके, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर. नाउ इफ यू आर ग्रोइंग रबर एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, एक रबर प्लांट होता है, ठीक है, तो अगर आप उसकी जो है खेती कर रहे हो तो उसमें 65% ऑफ इनकम अर्नड इज एग्रीकल्चरल इनकम and 35% of income earned is non-agricultural income. Okay, income derived from sale of coffee grown and manufactured in India.
नाउ इफ यू आर ग्रोइंग कॉफी एंड मैन्युफैक्चरिंग इट, तो आपकी 75% ऑफ इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 25% जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक और पार्ट आता है कॉफी का, दैट इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, grounded in India with or without mixing other flavoring ingredients. Now ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, सिर्फ हम कॉफी ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो उसमें 75% एग्रीकल्चर इनकम थी, बट सेकेंड पॉइंट में क्या है कि कॉफी को हम क्या कर रहे हैं, वी आर रोस्टिंग इट, वी आर ग्राइंडिंग इट, वी आर मिक्सिंग फ्लेवर्स। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम कॉफी के ऊपर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, हमारी एग्रीकल्चरल इनकम सिर्फ 60% हो जाती है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारी 40% हो जाती है। ओके, अक्षय ये लॉ में लिखा है, हमने इसको कुछ नहीं किया है, ये जो रेट्स हैं ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं। So if you are earning 1 lakh from coffee manufacturing and growing, तो उसमें से आपकी 75% जो है एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है और 25% जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। ठीक है, आई होप दीज रेट्स आर क्लियर टू यू, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, 3 प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, एक है टी में एक ही केस है, रबर में एक ही केस है, कॉफी में 2 केसेस हैं। ठीक है, कॉफी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड सिंपल वाला जो है, और कॉफी को हमने ग्रो किया, रोस्ट किया, ग्राइंड किया, फ्लेवर्स मिक्स करे, सो दैट इज द सेकेंड केस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्रीकल्चर इनकम इज पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं दोज आर रिलेटेड टू पार्शियल इंटीग्रेशन इन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन जो है नाम से आपको थोड़ा लग रहा होगा डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इनकम है वो फॉर एग्जाम्पल 2 सोर्स से आ रही है। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट इफ यू आर अर्निंग इनकम एज कोई आप अपना कंपनी चला रहे हो, वहां से आप इनकम अर्न कर रहे हो और उसके साथ साथ आप एग्रीकल्चर इनकम भी अर्न कर रहे हो। ठीक है, सो यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। इस केस में आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आप प्योरली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करके इनकम कमाते हो तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, yes Sagar, we have an income tax group. In the next class I'll provide you the link for the group. You all students can join it from the link. Okay, I'll provide it to you in the next class, which is I guess tomorrow. Okay, so we were discussing about partial integration. Partial integration क्या है, आपकी इनकम जो है आधी एग्रीकल्चरल इनकम से आ रही है, यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से आप इनकम अर्न कर रहे हो, और आधी इनकम जो है आप किसी और सोर्स से अर्न कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी से आप अर्न कर रहे हो या फिर कैपिटल गेन से आप इनकम अर्न कर रहे हो, सैलरी से इनकम अर्न कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंट सोर्स। इस केस में क्या होता है, हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और टैक्स जो हम देते हैं उसको कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, व्हेन यू आर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम विद अदर इनकम्स, तो इस केस में लगेगा पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक है, पार्शियल क्या है, पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे हो, पार्शियली किसी और सोर्स से इनकम अर्न कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशंस जो है आपको देखनी है। फर्स्ट, द टैक्स पेयर हैज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एंड दैट इज मोर देन मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। फर्स्ट में क्या है कि आप जिसका हम पार्शियल इंटीग्रेशन जो है, पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है पहले आपको समझ आया, ये ग्रुप आई विल जस्ट शेयर इट विद यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई जस्ट टोल्ड यू, जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझो, फिर आप लोग बोलते हो कि क्लासेस कम है, ये कम है, कुछ कवर नहीं होता, ये नहीं होता, आप सुनते ही नहीं हो, आपको अपनी वो ग्रुप की पड़ी है। प्लीज लिसन टू द टॉपिक, ये दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। पीयूष एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे,
So kindly be prepared for the exams and just be attentive in the class. So there are two conditions जब हम partial integration में जो हमें चेक करनी होती है. First क्या होता है कि आप जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो, ठीक है. पार्शियल इंटीग्रेशन क्या है, दो सोर्स से इनकम कमा रहे हो, पार्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर, पार्टली फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है. इस केस में टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो हम पार्शियल इंटीग्रेशन में सीखते हैं, ठीक है. पार्शियल इंटीग्रेशन में पहली कंडीशन क्या है, जो आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए. व्हाट इज अ मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट? टैक्स लैब्स पढ़े हमने, ठीक है. 3 केसेस थे उसमें, इंडिविजुअल्स जिनकी उम्र 60 ईयर्स से कम थी, ठीक है. सेकंड कौन से थे, जिनकी एज 60 to 80 ईयर्स थी, उनके केस में क्या था एग्जेम्प्ट, 3 लाख, ठीक है. इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स में क्या एग्जेम्प्ट था, 2.5 लाख, ठीक है. और सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में क्या एग्जेम्प्ट था, 5 लाख. सो ये जो लिमिट्स हैं दीज आर मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट्स, ठीक है. जो आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम कमाओगे उसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा आप इनकम कमा रहे हो. फर्स्ट कंडीशन ये है. सेकंड है एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन 5,000, ठीक है. आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तब पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा. द टैक्स पेयर इज इंडिविजुअल, HUF, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और AJP. सो ये किसके ऊपर लगता है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या फिर BOI हो, AOP हो या फिर AJP हो, ठीक है. फर्म इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा होगा. ओके. सो पार्शियल इंटीग्रेशन की आपको 3 कंडीशन समझ में आ गई. मेन जो है वो ऊपर की 2 है, दैट इज टैक्स पेयर जो है उसकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए. सेकंड है एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन 5,000. ये यहाँ पे मैंने टेबल दिया है. मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब क्या है, नॉर्मल सिटीजन्स के केस में 2.5 लाख जो है उस पर टैक्स नहीं लगता है, सो दैट इज मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट. ओके. सीनियर सिटीजन्स के केस में 3 लाख इज द मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट, जो हमने टैक्स लैब्स में ये तीनों चीजें डिस्कस करी हैं. क्योंकि 3 लाख जिनकी इनकम होती है उन पे टैक्स नहीं लगता है अगर वो 60 to 80 ईयर्स के हैं. देन सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में अबव 80 ईयर्स वाले जो लोग हैं उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट इज 5 lakhs. ओके. इफ दे आर अर्निंग 5 लाख तो उनको टैक्स नहीं देना होता है. आई होप द मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट इज क्लियर टू यू. अब ये हम जो है आगे यूज करेंगे. Now procedure of computing tax as per this partial integration scheme. ठीक है. पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है. सो यू कैन सी हियर स्टेप्स आर रिटन. तो पहला स्टेप क्या है, वी हैव टू ऐड द एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एंड देन कंप्यूट द टैक्स ऑन इट. ओके. सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to add both agriculture and non agriculture income. पहली बात क्लियर है, पार्शियल इंटीग्रेशन उनके ऊपर लग रहा है जो कि कुछ पैसा एग्रीकल्चरल इनकम से कमा रहे हैं और कुछ पैसा नॉन एग्रीकल्चर इनकम से कमा रहे हैं, ठीक है. उसके बाद पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए हमारी 2 कंडीशंस थी, ठीक है. एक तो हम जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो कमा रहे हैं, ठीक है, वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए. और सेकंड क्या थी, हमारी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है. अब उसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है, स्टेप 1, वी हैव टू ऐड बोथ आवर इनकम्स, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम. फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है. टैक्स कैलकुलेट करना आता है सबको? प्लीज रिप्लाई. टैक्स कैलकुलेट करना आता है इनकम पे? सेकेंड स्टेप है हमारा add agricultural income and the minimum exemption limit and then compute tax. तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करना है मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट में, ठीक है. यहाँ पर कैसे ये चीज होती है इसको हम आगे क्वेश्चन से समझेंगे. मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट का जो है आपको क्लियर है, लिमिट कितनी है, अभी हमने पीछे डिस्कस की थी. इसके बाद स्टेप 4 है एड द सरचार्ज इफ एप्लीकेबल. सरचार्ज क्या होता है, जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है उनके ऊपर लगता है, ठीक है. ओके. सरचार्ज को ऐड करने के बाद वी हैव
स्टेप नंबर 5 दैट इज एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है सबको देना होता है, 4% है उसका रेट। पहले 3% होता था, फिर रिवाइज होके 4% हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स क्लियर है, इनको माइंड में रख लो। फर्स्ट स्टेप क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करना है, देन वी हैव टू कंप्यूट टैक्स। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम और मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट को ऐड करना है, देन कंप्यूट टैक्स। 2 बार टैक्स निकाल लिया, फिर जो टैक्स आया था तो उसमें से स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करना है, एक्चुअल टैक्स आएगा। देन ये जो एक्चुअल टैक्स आया है इसमें सरचार्ज लगेगा इफ एप्लीकेबल। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% और लास्ट में आपका सेस लगेगा विच इज 4%। ओके, सो नाउ वी मूव टू अ न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आई होप इट इज विजिबल। साइड में क्वेश्चन लिखा है फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। ओके, दिख रहा है सबको? असेसमेंट ईयर है हमारा 1920, तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया? असेसमेंट ईयर 1920 है तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया? आप ये जो हमारा क्वेश्चन बॉक्स है इसमें लिख सकते हो, नेट एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर एक्स। ठीक है, उनकी एज देखो ब्रैकेट में दी गई है 37 इयर्स। अब अगर कोई पर्सन 37 इयर्स का है, यस सिमरन, अगर कोई पर्सन 37 इयर्स का है तो बताओ वो कौन सी कैटेगरी में आता है? फर्स्ट वाली जिसमें कि बिलो 60 इयर्स थे, राइट? यस, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। मिस्टर एक्स की एज है 37 इयर्स, सो ही इज फॉलोइंग अंडर द फर्स्ट कैटेगरी जिसमें कि इंडिविजुअल्स बिलो 60 इयर्स को हम कंसिडर करते हैं, राइट? Now he has a net agricultural income of rupees 8,10,000। ठीक है, तो इनकी एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? 8,10,000। ओके, एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? 4,78,300। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आप दिमाग लगाओ, इसमें दो चीजों से वो इनकम अर्न कर रहा है। एक तो एग्रीकल्चर तरीके से इनकम अर्न कर रहा है, राइट? Yes, Deepika, this is the 4th class. Okay. पार्शियल इंटीग्रेशन कहाँ लगता है? पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है व्हेन अ इंडिविजुअल इज अर्निंग इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सोर्स। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टर एक्स का सेम ही जो है चीज अप्लाई हो रही है। ये जो है एग्रीकल्चर से 8,10,000 रुपए कमा रहा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम इसकी कितनी है? 4,78,300। ओके, इसके बाद आगे लिखा है मिस्टर एक्स पेज 20,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, अब ये मिस्टर एक्स क्या करता है? मिस्टर एक्स क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIC पे कुछ पैसे जो है अपने इन्वेस्ट करता है, दैट इज 20,000। अब हम ये कंसिडर कर लेंगे कि ये जो है 20,000 पर एनम जो है LIC में पैसे डाल रहा है। ठीक है, सो आपको मैंने जो है फर्स्ट क्लास में एग्जेम्पशन और डिडक्शन का जो है कॉन्सेप्ट समझाया था। डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देती है, राइट? डिडक्शन की लिमिट होती है हमारी 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अंडर सेक्शन 80C 80CCD, तो कुछ सेक्शंस को मिला के जो है इन टोटल आपको 1.5 लाख की डिडक्शन दी जाती है। ठीक है, तो जैसे आपकी इनकम बनी 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए में जो है आपने उसमें से 1.5 लाख रुपए जो है कहीं इन्वेस्ट करे थे, जो कि कुछ हमें लिस्ट दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं, सेक्शन 80C 80CCD, कुछ डिडक्शंस का एक चैप्टर है, उसमें यू कैन स्टडी दीज। तो आपने क्या किया कि ये 1.5 लाख रुपए जो है कुछ LIC में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, LIC में आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपकी इनकम जो 10 लाख थी उसको गवर्नमेंट मान लेगी कि आपकी इनकम अब हो गई 8,50,000। ठीक है,
और आपका टैक्स लगेगा 8,50,000 पे, ठीक है। सो डिडक्शन का फायदा क्या होता है कि वो हमारी इनकम को कम कर देते हैं और इससे हमें टैक्स जो है कम देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मिस्टर एक्स हैं उन्होंने 20,000 रुपीज LIC में जो है इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो अब इनकी इनकम क्या है, कम हो जाएगी क्योंकि इनको डिडक्शन मिल जाएगी 20,000 रुपीज की, राइट। सो इनकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो कि 4,78,300 थी, उसमें से हमने डिडक्शन माइनस कर दी 20,000 की, क्योंकि इन्होंने 20,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करे थे, LIC में इन्वेस्ट करे थे, ठीक है। सो इसकी इनको डिडक्शन मिल गई। अब इनकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी बची, 4,58,300, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्यों हमने 4,58,300 ली है। डिडक्शन हमने माइनस कर दी टोटल इनकम में से, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम में से करेंगे हम लोग, ये मानेंगे कि हमने नॉन एग्रीकल्चर इनकम में से ओके। सो ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 4,78,000 थी जो कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी। इसमें से हमने 20,000 रुपए LIC में इन्वेस्ट कर दिए, तो अब हमारी बची हुई इनकम हो गई 4,58,300, ओके। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब हमें क्या करना है, उन स्टेप्स को याद करना है, ठीक है। स्टेप्स कौन से थे, स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 था हमारा, पीछे देखो, add agricultural and non-agricultural income and then compute the tax, ठीक है। सो एग्रीकल्चरल इनकम यहाँ बताओ कितनी है, क्वेश्चन में पढ़ो। एग्रीकल्चर इनकम है 8,10,000 और नॉन एग्रीकल्चर इनकम हमने अभी निकाली, दैट इज 4,58,300, ठीक है। तो इनका टोटल क्या आता है हमारा 12,68,300, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो रहा है आपको, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करना है, ओके। इसके ऊपर ये जो हमारा 12,68,300 आया है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस। हाँ जी सिमरन, एग्रीकल्चर इनकम इज 8,10,000, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर करना है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम हमने अभी कैलकुलेट की 4,58,300, ओके। सो इन फर्स्ट स्टेप वी आर एडिंग दीज बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, तो इनका टोटल आता है हमारा 12,68,300, ठीक है। सो अब इसके ऊपर आगे क्या लिखा गया है, वी हैव टू कंप्यूट टैक्स, ठीक है। स्टेप 1 पढ़ो दोबारा, एड एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड कंप्यूट टैक्स, ठीक है। वी हैव टू कंप्यूट टैक्स ऑन 12,68,300, ओके। अब देखो यहाँ पे 12,68,300 के ऊपर हम टैक्स लगाने जा रहे हैं। कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है यहाँ पे ध्यान दो। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा टैक्स कैलकुलेट करना। सो दिस इज आवर इनकम 12,68,300, राइट। ये कैसे निकाली हमने, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब टैक्स निकालना स्टार्ट करते हैं। पहली बात याद रखनी है कि टैक्स कैलकुलेट करते टाइम एक स्टेप वाइज प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है यहाँ पे 12,68 समथिंग आ रही है, तो सीधा जो है हमारे टैक्स रेट में जैसे कि लिखा था अबव 10 लाख जिनकी इनकम है उनको 30% टैक्स देना है, ऐसे इनकम टैक्स जो है हमारा टैक्स कैलकुलेट नहीं करता है, ठीक है। इट गोज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जो हमारे स्लैब रेट्स थे उन पे एक बार हम वापस आते हैं। ये हमारे स्लैब रेट्स हैं, ओके। क्योंकि हमारे जो मिस्टर एक्स हैं वो 37 ईयर्स के हैं, तो ये वाला जो है स्लैब रेट जो है एप्लीकेबल होगा, राइट। इस केस में क्या है,
द इनकम अप टू 2.5 लाख इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब कि जीरो टैक्स पे करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, 2.5 लाख टू 5 लाख जो है उनको 5% टैक्स देना है। देन 5 लाख टू 10 लाख जो है उनको 20% टैक्स देना है। एंड अबव 10 लाख जो है उनको 30% टैक्स देना है। ओके, सो अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कैसे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, 12,68,300 में से हमने 2.5 लाख को क्या किया, एग्जेम्प्ट कर दिया, क्योंकि 2.5 लाख रुपए पे हमें कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है, ये हमारे स्लैब रेट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारी इनकम जो है इसमें से 2.5 लाख हमने माइनस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो है 2.5 लाख पे अभी हमारे पास काफी इनकम बची है, अगर हम देखें तो 10 लाख से ऊपर की इनकम अभी भी हमारे पास बची हुई है, ठीक है, उस पे टैक्स लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, जो हमारा फर्स्ट स्लैब था उसमें जो हम इनकम ले रहे थे दैट वाज फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख। इसका मतलब है इन दोनों को अगर हम इनका डिफरेंस करें तो सिर्फ 2.5 लाख की इनकम है हमारे पास सेकंड स्लैब में, ठीक है, तो उस पे लगेगा 5% टैक्स। ओके, सो यहाँ पे हम जब आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन पे तो 2.5 लाख जो है हमारा उस पे हमने 5% टैक्स लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख वाली जो लिमिट है उसमें मैक्सिमम हम 5 लाख ही ले सकते हैं, तो उस पे हमने 20% टैक्स लगाना होता है, तो हमने इस पे 20% टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब आपने जब कैलकुलेट किया तो 2,50,000, ये वाला 2,50,000 और ये वाला 5 लाख, इनको आपने ऐड किया तो आपने देखा 10 लाख रुपए यहाँ पे हमने 10 लाख पर टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब बचा हुआ कितना रह गया, 2,68,300, राइट, जो कि इन तीनों में कवर नहीं हुआ है। 2,68,300 रह गया हमारे पास रिमेनिंग, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट रेट क्या है, 30%। तो हम इस रिमेनिंग जो अमाउंट है इसके ऊपर 30% टैक्स लगाएंगे, जो कि आएगा 80,490, ठीक है। जब आपको स्लैब रेट के बारे में मेंशन ना हो तो आपको ओल्ड स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू स्लैब रेट्स यूज करने हैं तभी यूज करने हैं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो ओल्ड स्लैब रेट्स ही यूज करने हैं, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल की आपको एज नहीं दी गई है तो हम मान लेते हैं कि वो इंडिविजुअल जो है 60 ईयर्स एंड बिलो के ब्रैकेट में आता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस केस में क्योंकि इंडिविजुअल की हमें एज दी गई है तो हमने उसको उस अकॉर्डिंगली ले लिया, ठीक है। टैक्स कैलकुलेट करना आ रहा है सबको समझ, स्टेप वाइज कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर इसकी इनकम जो है 12,68,300 थी, तो हम पहले स्टेप से चले जिसमें कि 2.5 लाख एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अगले 2.5 लाख पर 5% टैक्स लगता है, फिर उसके अगले 5 लाख पर 20% टैक्स लगता है, और जो रिमेनिंग रह जाता है फिर भी रह जाता है तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है, ठीक है। तो यानी कि टोटल टैक्स हमारा कितना आ गया, फर्स्ट केस में 0 टैक्स, ओके, प्लस सेकेंड केस में 12,500 का टैक्स, थर्ड केस में क्या है हमारा 1 लाख रुपए का टैक्स, और लास्ट में 80,490 का टैक्स। तो टोटल टैक्स कितना आ गया हमारा 1,92,990। ठीक है, एक और बार समझ लेते हैं जिसको समझ नहीं आया। हमें कैलकुलेट करना है 12,68,300 के ऊपर टैक्स, ओके। टैक्स हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि अगर ये इनकम हमें 10 लाख से ज्यादा दिख रही है तो इसके ऊपर हम सीधा 30% टैक्स लगा दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चलना होता है। नाउ व्हेन यू सी दिस, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे स्लैब रेट्स हमें दी गए थे उसमें लिखा गया था कि अप टू 2.5 लाख इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ओके। तो पहले 2.5 लाख पे जो है 0 टैक्स हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट 2.5 टू 5 लाख, ठीक है,
आपकी जो नेक्स्ट इनकम है दैट इज 2.5 टू 5 लाख। तो ये आपको सिर्फ एक ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, बट इसमें जो इनकम बन रही है वो सिर्फ 2.5 लाख बन रही है, राइट। 2.5 टू 5 लाख इज 2.5 लाख ओनली, ठीक है। तो पहले 2.5 लाख पे जीरो टैक्स, नेक्स्ट 2.5 लाख जो हमारा आ रहा है उस पे 5% टैक्स, ठीक है। उसके नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, 5 लाख टू 10 लाख, ठीक है। तो 2.5 लाख पे जीरो टैक्स, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% टैक्स, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% टैक्स, ठीक है। उसके नीचे कोई ब्रैकेट नहीं है हमारे पास, ठीक है। नॉर्मल जो लिखा है अबव 10 लाख रुपीस लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं है कि 10 टू 15 लाख सिर्फ 5 लाख ही आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो जितना बच गया उसके ऊपर 30% टैक्स, ठीक है। पहले 2.5 लाख पे 0% टैक्स, फिर ब्रैकेट्स क्योंकि दिए गए हैं 2.5 टू 5 लाख, तो कितना हुआ 2.5 लाख ही हुआ इसका डिफरेंस। तो 2.5 लाख पे 5% टैक्स, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% टैक्स, और जो बच गया हमारे पास अमाउंट उसके ऊपर 30% टैक्स, ठीक है। आर यू गेटिंग हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन इनकम? तो यहाँ पे हमने जब देखा तो फर्स्ट 2.5 लाख पे जीरो टैक्स है, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% टैक्स, ठीक है, 5% लगा रखा है यहाँ पे हमने। नेक्स्ट स्लैब में जो नेक्स्ट जो था हमारा 5 लाख टू 10 लाख वाला, उनका डिफरेंस 5 लाख ही है, तो 5 लाख के ऊपर हमारा 20% टैक्स, तो दिस इज 1 लाख रुपीस। अब हमारा अमाउंट फिर भी बच गया, ठीक है, क्योंकि हमने 2.5 ये वाला 2.5 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, तो ये टोटल हुआ सिर्फ हमारा 10 लाख, बट हमारी इनकम थी 12,68,300। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2,68,000, यहाँ पे 300 कर लेना, ठीक है। वी आर लेफ्ट विथ 2,68,300। इसके ऊपर जब हमने 30% टैक्स लगाया सो दैट इज 80,490, ठीक है। या सिमरन, सो इट वाज 2,68,300, इसलिए 8490 आया है, ठीक है। ये है हमारी टैक्स कैलकुलेशन, कैसे करनी है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब टोटल टैक्स कितना बन गया हमारा, पहले वाले में जो है एग्जेम्प्ट दैट इज 0, ओके, प्लस नेक्स्ट स्लैब पे हमारा बन रहा है टैक्स 12,500, देन इट इज 1 लाख, 1 लाख ऐड कर दिया, फिर 80,490 को भी ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल टैक्स कितना बना 1,92,990, ठीक है। स्टेप 1 क्लियर है। स्टेप 1 में क्या था हमारा, वी हैव टू कैलकुलेट इनकम बाय एडिंग एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, उसके ऊपर फिर टैक्स कैलकुलेट करना है जो कि आ रहा है हमारा 1,92,990, ठीक है। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे विच इज एड एग्रीकल्चर इनकम एंड मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट एंड कंप्यूट टैक्स। सो एग्रीकल्चर इनकम थी हमारी 8,10,000, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट इंडिविजुअल जो है उनके केसेस में डिफरेंट होती है। कैसे, अगर इंडिविजुअल 60 ईयर से कम एज का है तो एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल जो है 60 टू 80 ईयर्स का होता है तो उस केस में मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट होती है 3 लाख, और अगर कोई इंडिविजुअल जो है 80 ईयर्स एंड अबव है उस केस में मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट होती है 5 लाख, ठीक है। इतना क्लियर है। तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस केस में हमारा इंडिविजुअल क्योंकि 37 इयर्स का है तो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट होगी 2.5 लाख, ओके। सो इन स्टेप 2 वी हैव टू ऐड एग्रीकल्चरल इनकम एंड मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट, सो इट कम्स आउट टू बी 8,10,000, ठीक है, प्लस 2.5 लाख, okay, this comes out to be 10,60,000, okay. Now we have to calculate
tax on 10,60,000. Similarly, that we did on 12 lakh 68,300. ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए. सो हमारी टोटल इनकम है 10,60,000, राइट. टैक्स निकालेंगे. सबसे पहला 2.5 लाख इज एग्जेम्प्ट, दैट मीन्स जीरो टैक्स. देन नेक्स्ट 2.5 लाख पे देयर इज 5% टैक्स. नेक्स्ट 5 लाख पे देयर इज 20% टैक्स. ठीक है. नाउ इफ वी एड दीज वी गेट 10 लाख रुपीज. लेकिन अभी भी हमारे पास 60,000 रुपए बच गए. तो नेक्स्ट स्लैब रेट का जो रेट है दैट इज 30%. सो 60,000 पे 30% टैक्स विच इज 18,000. ओके. सो टोटल टैक्स कितना आ गया हमारे पास? 0 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख एंड प्लस 18,000. सो टोटल टैक्स ये वाली इनकम पे आ जाएगा 1,30,500. क्लियर है? अब हम वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला गया था? हाँ, इन स्टेप्स के ऊपर आ जाते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन के. स्टेप 1 में बोला गया था कि ऐड एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड देन कंप्यूट टैक्स. ये हमने कर लिया. ठीक है, हमारा टैक्स आ गया था 1,92,000 समथिंग. उसके बाद सेकेंड स्टेप में बोला गया ऐड एग्रीकल्चर इनकम एंड मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट. इस केस में मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो थी 2.5 लाख थी, उसको हमने एग्रीकल्चर इनकम जो कि 8,10,000 थी उसमें ऐड करके टैक्स निकाला. अभी निकाला, कितना आया? 1,30,500. तो वी आर डन विद स्टेप 1 एंड 2. इसके बाद स्टेप 3, दैट मीन्स एक्चुअल टैक्स निकालना है. कैसे निकलेगा? स्टेप 1 का जो टैक्स आया है माइनस स्टेप 2 का टैक्स. ओके. सो यहाँ पे हमने क्या किया? एक्चुअल टैक्स निकाला. स्टेप 1 का टैक्स दैट इज 1,92,990 माइनस 1,30,500 स्टेप 2 का जो टैक्स है. ठीक है. देन वी कंप्यूट एक्चुअल टैक्स विच इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 और ये आ गया हमारा 62,490. ठीक है, 62,490 आ गया हमारा टैक्स. इसके बाद क्या लिखा था नेक्स्ट स्टेप में? एड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल. नाउ सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन द इनकम ऑफ अबव 50 लाख रुपीज. जो इंडिविजुअल 50 लाख से ऊपर इनकम कमा रहा है उसके लिए सरचार्ज लगता है. ठीक है, बट यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारा इनकम जो है सिर्फ 8,10,000 प्लस जो हमारा इंडिविजुअल 4 लाख समथिंग जो है दूसरे नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस से कमा रहा है. ठीक है, तो इसका टोटल जो है 50 लाख से ज्यादा नहीं बनता है. तो इस केस में सरचार्ज नहीं लगेगा. ठीक है, सरचार्ज के कुछ जो हमारे रेट्स होते हैं ओके वो डिफरेंट होते हैं. जिनकी इनकम 50 लाख है उनके लिए डिफरेंट रेट है, जिनकी इनकम 2 करोड़ है उनके लिए डिफरेंट रेट है. बट क्योंकि इस केस में सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि हमारी इनकम 50 लाख से ज्यादा है ही नहीं, तो हम सरचार्ज इस क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं दैट इज एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ठीक है, एजुकेशन सेस जो है इट इज 4% ऑफ एक्चुअल टैक्स. सो वी कम टू आवर क्वेश्चन. यहाँ पे हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया 4%. किसका 4%? जो हमने ऊपर एक्चुअल टैक्स जो है कैलकुलेट किया था 62,490. ओके, सो वी डिड 4% ऑफ 62,490 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2,500. ठीक है, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 64,990. ठीक है, क्लियर है? पार्शियल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे करना है? कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. फर्स्टली वी हैव टू ऐड एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम और देन कंप्यूट टैक्स. द सेकेंड स्टेप इज ऐड एग्रीकल्चरल इनकम एंड मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट. ठीक है, इस इनकम के ऊपर आप टैक्स निकालो. थर्ड स्टेप इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 जिससे हमारा एक्चुअल टैक्स आ जाएगा. फोर्थ स्टेप इज ऐड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल. फिफ्थ स्टेप में क्या होता है? ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट फ्लैट 4%. ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट जो है सारे इंडिविजुअल्स के लिए सेम है. सो दिस वाज द टोटल प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन. ये हमारे वर्किंग नोट्स थे जिससे हमने टैक्स निकाला था. आई जस्ट वांट यू टू प्रैक्टिस टैक्स निकालना डिफरेंट इनकम्स पे.
अपने आप कुछ इनकम बना के प्रैक्टिस करो। जैसे कि आपने 15 लाख की इनकम ले ली, 18 लाख की इनकम ले ली, ठीक है, समथिंग लाइक 13 लाख 70,000 ऐसे इनकम ले ली, उस पे ये इनकम टैक्स निकालना जो है प्रैक्टिस करो, ठीक है, कैसे स्लैब रेट्स यूज करने हैं वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद पार्शियल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करो। ये आपका जो है क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पार्शियल इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो आप देखो कि यहाँ पे आपको मिसेस एक्स दे रखी है, मिसेस एक्स की एज नहीं दी है बट, ठीक है। तो जब आपको किसी इंडिविजुअल की एज नहीं दी होती है तो आप उसको मेनली जो है 60 ईयर्स से बिलो वाले ब्रैकेट में रखते हो, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे लास्ट में आपको हिंट क्या दिया है, नन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ मिसेस एक्स इज अ सीनियर सिटीजन, ठीक है, यानी मिसेस एक्स के पेरेंट्स भी अभी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो यानी कि वो काफी छोटी हैं, ठीक है, सो वो फॉल होंगी 60 ईयर्स से बिलो वाले ब्रैकेट में, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल वाले में। क्लियर है सबको ये? तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जो है आपको प्रैक्टिस करना, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि आप इसको कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। जो इसमें ध्यान रखना है, इसमें हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हमने खरीदे हुए हैं, मैक्सिमम डिडक्शन हमें 1.5 लाख रुपए की ही मिलती है, ये याद रखना है, ठीक है। उस अकॉर्डिंगली आपने अपनी इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो हमारी डिडक्शंस होती हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में से माइनस होती हैं। कर लेंगे सारे ये क्वेश्चन? इसको प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड जस्ट प्रैक्टिस इट। आंसर मैंने नीचे दे दिया है, योर आंसर शुड बी 1,21,680। प्लीज लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास कि आप इसको सॉल्व कर पाए। आई होप यू कैन डू इट। एंड इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। स्टेप वाइज कैलकुलेट करना है, पहले अपने दिमाग में से ये निकाल देना है कि फ्लैट टैक्स रेट लगता है, ऐसा नहीं होता है, स्टेप वाइज टैक्स कैलकुलेट होता है इनकम पे। और ये इनकम जो है इसमें हमें कैसे कैसे निकालना होता है टैक्स, पहले जो उसकी एज है, हमें इंडिविजुअल की एज देखनी है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट देखनी है, ठीक है। अगर वो 60 साल से कम वाली एज में फॉल करता है तो जो हमारी 2.5 लाख है वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अगर वो हमारे 60 से 80 वाले एज ग्रुप में फॉल करता है तो 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होगा फर्स्ट वाले टैक्स कैलकुलेशन में, ठीक है। अगर हमारा सिटीजन जो है 80 इयर्स एंड अबव एज का है तो 5 लाख जो है एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% लग जाएगा और उसके नेक्स्ट पे कितना लग जाएगा हमारा 30%, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? तो एक बार इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना आप प्लीज सीख लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो थर्ड सेमेस्टर की इनकम टैक्स की बुक है उसको डाउनलोड कर लो और उसमें से एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस होंगे। सो नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विच इज टुमारो। तब तक आप जो आज की क्लास है उसके टॉपिक्स रिवाइज कर लो, इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो जो आपको ठीक लगे, और प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड, ठीक है। स्टेप्स याद रखना और फिर प्रैक्टिस करना। In the next class, we'll start from income from salary. ठीक है? Okay then. We'll meet in the next class. Take care. Bye bye.